हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ग्रहों के सीरीज़ को याद करने के लिए ट्रिक के बारे में पढ़ा था। और आज जो है एक एक करके सारा ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले शुरू करने से पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम जो सूर्य से जो दूरी के अनुसार ग्रह का जो सीरीज पढ़ा था उसके अनुसार ही हम ग्रहों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो बुध होता है। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा होता है? शुक्र होता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यही सीरीज में हम जो है ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। ठीक है, तो पहले बुध के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद शुक्र के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ही करके लास्ट तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। ठीक है, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और एक चीज़ और है, ये सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है और ये सबसे हल्का ग्रह भी होता है। ठीक है, सूर्य सबसे छोटा, सबसे हल्का और सबसे नज़दीक ग्रह होता है। ठीक है, और सूर्य निकलने से पहले जो है ना ये 2 घंटे पहले दिखाई देता है। बुध जो है सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई देता है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। बुध और शुक्र का पहला जो 2 ग्रह होता है ना, वो उसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, सूर्य से जो नज़दीक का जो पहला 2 ग्रह होता है उसका कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, और इस जो सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह भी बुध होता है। कक्षीय गति कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य का चक्कर जो है ना, सूर्य का जो चक्कर लगाता है सबसे स्पीड में जो लगाता है उस वही हुआ कक्षीय गति का मतलब। ठीक है, तो सबसे स्पीड में कौन लगाता है? बुध लगाता है। ये 88 डेज में लगाता है। ठीक है, 88 डेज में लगाता है। तो सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा हो गया? तो बुध हो गया। ठीक है, इसका विशिष्ट गुण क्या है कि इसमें जो है ना चुंबकीय क्षेत्र का होना। सबसे कितना छोटा ग्रह है और कितना हल्का, बहुत हल्का ग्रह है, सबसे छोटा भी ग्रह है, तो इसमें फिर भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसका विशिष्ट गुण क्या है? कितना छोटा ग्रह होते हुए भी चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, और बुध पर जो मौसम होता है ना, वो जो होता है उसको याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि दिन गर्म और रात बर्फीली होता है। ठीक है, बुध पर मौसम जो होता है, दिन जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, और रात जो है बहुत ज़्यादा बर्फीला, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं, दिन गर्म और रात बर्फीली करके हम याद रख सकते हैं। ठीक है, दिन का टेम्परेचर जो है ना बुध पर 427 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दिन का कैसा टेम्परेचर होता है? तो 427 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और रात का कितना होता है? -173 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिन का टेम्परेचर होता है 427 डिग्री सेल्सियस। समझिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है कोई भी पानी जो है एकदम खौलने लगता है। यहाँ पे 427 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा? ठीक है, और रात का टेम्परेचर कितना होता है? तो -173 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बर्फ जो बनता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनने लगता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से कितना पीछे है? ये 173 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा होता है? बुध होता है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ते रहता है, घटते रहता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, वो तापांतर कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बात कर लेते हैं हम शुक्र का बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बुध के बाद जो है दूसरा नज़दीक ग्रह कौन सा है सूर्य के? तो शुक्र होता है। ठीक है, शुक्र यानी कि वेनस, ये जो है ना सबसे चमकीला ग्रह होता है और सबसे गर्म ग्रह होता है। ठीक है, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह होता है और सबसे गर्म ग्रह होता है। ये जो है ना पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक का ग्रह है, इसीलिए हम इसको पृथ्वी की भगिनी बोलते हैं। ठीक है, ये आकार में, द्रव्यमान में और इसका जो घनत्व होता है पृथ्वी के ही जैसा होता है लगभग। ठीक है, इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की भगिनी बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। उसके बाद इसको सुबह और शाम का तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुबह यानी कि भोर सांझ का तारा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भोर सांझ का तारा? क्योंकि ये जो सुबह में जो है ना सूर्य के साथ दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य जब निकलने लगता है तो उस समय शुक्र दिखाई देता है, और रात में जब सूर्य शाम में डूबने लगता है, सूर्य अस्त होने लगता है, तो उस समय भी ये दिखाई देता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? भोर सांझ का तारा बोलते हैं। ठीक है, भोर सांझ का तारा सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। ये शुक्र जो है सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है और शाम में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, पूर्व दिशा में दिखाई देता है यानी सूर्य जब जिस दिशा से उगता है उस दिशा में सुबह में दिखाई देता है, और शाम में पश्चिम दिशा में जब सूर्य डूबने लगता है तो उस समय दिखाई देता है। कौन? तो शुक्र। ठीक है, इसे पृथ्वी की भगिनी भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की भगिनी किसे बोलते हैं? हम शुक्र को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आकार में, घनत्व में और द्रव्यमान में यानी कि भार में पृथ्वी के जैसे होता है। ठीक है, और इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है। कौन? तो शुक्र होता है। ठीक है, क्योंकि शुक्र घनत्व, आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम पृथ्वी की भगिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की भगिनी बोलते हैं। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता। ठीक है, बुध और शुक्र दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परिक्रमण
और परिभ्रमण के, इसके बारे में हम बता दिए थे पिछले, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में, तो फिर भी बता देते हैं यहाँ पे कि परिक्रमण मतलब क्या होता है। परिक्रमण मतलब होता है कि कोई भी अगर ग्रह है वो अगर सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, मान लेते हैं ये सूर्य है, अगर इसके चारों ओर घूम रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है। और कोई ग्रह अगर अपने अक्ष पर, अपने पॉइंट पर घूम रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, परिभ्रमण बोलते हैं, ठीक है। शुक्र का जो है परिक्रमण और परिभ्रमण जो होता है वो पूरब से पश्चिम की ओर होता है, ठीक है। यानी कि वो जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। सूर्य के पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और अपने अक्ष पे भी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। कौन, तो शुक्र जो है, ठीक है। परिक्रमण और परिभ्रमण की दिशा क्या होती है, पूरब से पश्चिम होती है, शुक्र का और अरुण का, ठीक है। शुक्र का और अरुण का दोनों का होता है, साथ में ये लिख दिए हैं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। जब अरुण के बारे में हम पढ़ने लगेंगे तब भी हम इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रेस्ट ऑल, जो भी इस दोनों को छोड़ के जो और भी जो ग्रह होता है वो जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। यानी कि शुक्र और अरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और उसके अलावा जो भी ग्रह बच गया पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। और पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या है, शुक्र है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह क्या है, शुक्र है। और पृथ्वी की भगिनी भी शुक्र को बोलते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व और भार में ये जो है पृथ्वी के समान होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये अपने अक्ष पर झुका, क्या कहते हैं, अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है, ठीक है। अपने अक्ष पर सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है। यानी कि अपने अक्ष पे जो है ना, अक्ष जो है, जैसे ये कोई ग्रह है, ऐसे करके ग्रह होता है, ये अक्ष है, तो ये अपने अक्ष पर जो है ना झुका हुआ रहता है, ठीक है। अपने अक्ष पे जो झुका हुआ रहता है इसी को क्या बोलते हैं हम, ये शुक्र जो है सबसे कम झुका रहता है। और सबसे ज़्यादा कौन सा झुका रहता है, अरुण झुका रहता है, ठीक है। यहाँ पे शुक्र और अरुण के बारे में हम लिख दिए हैं साथ में, और जब अरुण का पढ़ने लगेंगे उस टाइम पे भी हम बताएंगे कि अपने अक्ष पे सबसे ज़्यादा कौन झुका रहता है, सबसे कम कौन झुका रहता है, शुक्र, और सबसे ज़्यादा कौन झुका रहता है, अरुण, ठीक है। और इसके बारे में जो है इस ट्रिक हम पिछले वीडियो में दिए थे, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी का। पृथ्वी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारा ग्रह है, इसीलिए इसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। आज हम कम लिखे हैं, अगले वीडियो में जो है पृथ्वी के बारे में और भी आएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं, ये तो बचपन से पता है। और इसका एक उपग्रह होता है, क्या, कौन सा उपग्रह होता है, चंद्रमा होता है, ठीक है। बुध और शुक्र के बारे में पढ़े, एक भी उपग्रह नहीं होता है उनका, लेकिन पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा के बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो पहले हम पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसका उपग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा के बारे में भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास होता है ना 12,756 किलोमीटर होता है, ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर होता है। जबकि ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो 12,713.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। और इस दोनों का अंतर कितना होता है, तो 42.4 किलोमीटर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास किसे बोलते हैं, तो घबराइए नहीं, हम बताएंगे जरूर, ठीक है। तो विषुवतीय व्यास बोलते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को जो है ना पूरब से पश्चिम जो मिडिल का लाइन होता है पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं विषुवतीय लाइन, ठीक है। क्योंकि ये पूरे विश्व को काटते हुए जो आती है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, विषुवतीय लाइन बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी को दो भाग में जो बांट देती है पूरब से पश्चिम वाला लाइन, उसी को हम विषुवतीय व्यास बोलते हैं, ठीक है। ये इसका जो लंबाई होता है वो कितना होता है, तो 12,756 किलोमीटर होता है, ठीक है। पूरब से पश्चिम जो लाइन होता है यानी विषुवतीय व्यास जो होता है वो कितना होता है, 12,756 होता है। और ध्रुवीय व्यास किसे बोलते हैं, ये हम बता दिए थे, ध्रुव के बारे में बताए थे, ठीक है। पृथ्वी का दो ध्रुव होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, बताए थे आपको पिछले वीडियो में, अगर नहीं याद है तो आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। और ये कौन सा होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है। इस दोनों के बीच के लाइन को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय व्यास बोलते हैं, ठीक है, ध्रुवीय व्यास, ठीक है। कोई भी वृत्त जो होता है उसके बीचों बीच जो पॉइंट होता है, उसको जो लाइन काटता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो वही पृथ्वी के साथ भी वही बात होता है, ठीक है। ये लाइन जो बीचों बीच काटता है उसको व्यास बोलते हैं, और इससे विषुवतीय व्यास बोलते हैं। और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं हम, ध्रुवीय व्यास बोलते हैं, ठीक है। और ध्रुवीय व्यास कितना होता है, तो 12,713.6 होता है, ठीक है। ध्रुवीय व्यास कितना होता है, ध्रुवीय व्यास 12,713.6 होता है, ठीक है। ये कहीं कहीं पे जो है 12,714 लिखा रहता है, ठीक है, 12,714। यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू लिखा हुआ है 12,713.6, लेकिन अगर अप्रोक्स का बात करें तो अप्रोक्स में 12,714 भी लिखा रहता है। कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि 4.4 ज़्यादा लिखा हुआ रहता है, ठीक है।
और इस दोनों का अंतर जो है ना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि विषुवतीय व्यास जो है ना ध्रुवीय व्यास से, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना ज़्यादा है। तो 43 किलोमीटर अप्रॉक्स में होता है। हम कंप्लीट वैल्यू लिखे हैं यहाँ पे 42.4 होता है, ठीक है। 42 पॉइंट कितना होता है, 4 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास हो गया। लेकिन इरेटोस्थनीज जो है ना, दोनों का जो है, जैसे ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास जो होता है, ये विषुवतीय व्यास हो गया, ये ध्रुवीय व्यास हो गया, दोनों को कंपेयर करके एक व्यास निकाला 12,742 किलोमीटर। किसने, तो इरेटोस्थनीज ने निकाला, ठीक है। औसत व्यास यानी कि पृथ्वी का औसत व्यास किसने निकाला, इरेटोस्थनीज ने 12,742 किलोमीटर। ये भी हमें याद रखना है साथ में, वो तो याद रखना ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है, मिलियन किलोमीटर है। अब बात कर लेते हैं पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है। अब जो हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे क्वेश्चन के रूप में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में एक दो क्वेश्चन देंगे। अभी तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन आएगा और उससे जो है आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी को समझने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है, ठीक है। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसीलिए पृथ्वी का क्या होता है, दिन रात होता है, ठीक है। यानी परिभ्रमण के कारण, परिभ्रमण मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है, परिभ्रमण के कारण होता है। और परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना। क्या होता है, अपने अक्ष पर घूमना। अब अपने अक्ष पर तो घूमती है, लेकिन किस स्पीड से घूमती है, तो 1610 किलोमीटर पर घंटा से घूमती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस स्पीड से घूमती है, तो 1610 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से घूमती है, ठीक है। ठीक है, स्पीड तो है 1610 किलोमीटर पर घंटा, पर एक बार जो घूमती है उसका टाइम कितना है, ठीक है। उसका टाइम कितना है, तो उसका टाइम है 23 आवर 56 मिनट 4 सेकेंड, ठीक है। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है। पृथ्वी जो है अपने एक चक्कर जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है कितने देर में लगाती है, तो 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड में, ठीक है। लेकिन इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं घूर्णन या दैनिक गति बोलते हैं, ठीक है। अब घूर्णन गति या दैनिक गति किसे कहते हैं, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर पर घंटा से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूम जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, हम घूर्णन गति बोलते हैं और दैनिक गति बोलते हैं, ठीक है। घूर्णन गति या दैनिक गति बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में और है, आज हम इतना ही लिखें क्योंकि बोर्ड पर इतना ही आता है, ठीक है। अगले वीडियो में जो है हम पृथ्वी के बारे में ही बताएंगे। पृथ्वी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है हमें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज यहीं तक।